तो मूवी की शुरुआत होती है एक फॉर्मर सोल्जर जिमी से, जो कि अभी नींद से उठकर अपनी बेटी को खिलाने लगा। तभी यहाँ उसकी बेटी की बेबी सिटर आ गई, जिसके हाथ में जिमी अपनी बेटी देकर यहाँ से काम पर निकल गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज का काम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। खैर, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आई जिसके अंदर पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। साथ ही यहाँ पर जिमी का बड़ा भाई माइक भी था, जहाँ ये लोग अपनी गैंग के साथ एक बैंक में चोरी करने जा रहे थे। और हाँ, माइक जिमी की तरह सीधा साधा नहीं है, मतलब उसे रिस्क लेने की काफी आदत है। और दूसरी तरफ जिमी काफी शांत और सही बिहेवियर वाला बंदा है। खैर, तो अब ये लोग सीधा बैंक के बाहर पहुंचे, जहां इन्होंने अपने मास्क वगैरह लगाकर बैंक में घुसना शुरू कर दिया। जहां इन्हें देखते ही सारे एम्प्लॉय और कस्टमर की लुप हो गई कि भैया हमें मत लूटना। लेकिन माइक तो यहाँ से मेन वॉल्ट की चाबी लेकर सीधा अंदर पहुंचा, जहां जिमी इस मैनेजर को पकड़ के सेफ कोड पूछने लगा। लेकिन जब मैनेजर ने एक्सेस कोड नहीं बताया तो ये लोग उसको टॉर्चर करने लगे। साथ ही टॉर्चर करते करते इन्होंने उसकी एक उंगली भी गायब कर दी, जो देखते ही मैनेजर यहाँ एक्सेस कोड बता देता। पर फिर इन्हें लगा कि कहीं ये एक्सेस कोड की जगह पैनिक बटन ना दबा दे, इसलिए तब माइक ने ये काम अपने हाथ में लिया और उसने मैनेजर में घूसे बजा दिए कि अगर तुमने करेक्ट कोड नहीं बताया तो देख लो भाई। जो देखते हुए मैनेजर ने बिना कोई दिमाग लगाए करेक्ट कोड बता दिया और ये पूरी गैंग यहाँ से पैसे अपने बैग में भरने लगी। खैर, तो अब अपने बस्ते में पैसों की गड्डी भर के जब ये यहाँ से निकल ही रहे थे तो बाहर अचानक से पुलिस पहुँच गई, जिनके साथ इस पूरी गैंग की क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। और हाँ, वैसे ये हैं 5 चोर, लेकिन इनमें एक ड्राइवर भी था, जो जैसी अपनी गाड़ी से लड़ने के लिए निकला तो उसको एक पुलिस वाले ने यहीं बिठा दिया और दूसरे एक साथी को भी इन पुलिस वालों ने यहीं पर जान से मार दिया। खैर, तो जब इन चोरों को लगा कि ये पुलिस वालों से नहीं बच पाएंगे तो इन्होंने अंधाधुंध भागना शुरू किया। लेकिन माइक था थोड़ा ऐसे हटे हुए दिमाग का, इसलिए उसने भागने की जगह यहाँ से वो पैसों वाले बैग उठाए और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने इनके एक और साथी को घायल कर दिया, जैसे घायल साथी को जिमी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपने किसी साथी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था। खैर, तो तब ये लोग बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकले, लेकिन इनके भागने पर भी पुलिस इनका पीछा करने लगी। जहाँ पुलिस से परेशान होते ही माइक ने यहाँ इन पर फायरिंग करी, जिसकी वजह से यहाँ ऑफिसर मारे गए और ऑफिसर बैंक के सामने भी मारे गए थे। खैर, तो तब ये लोग अपने अड्डे पर पहुंचे, जहां से इन्होंने अपने अपने कपड़े चेंज करके गाड़ी भी चेंज कर ली। साथ ही इन्होंने चोरी वाली वैन में एक ग्रेनेड फिट कर दिया, जिससे कि उस गाड़ी की यहीं पर दिवाली बन गई। खैर, तो अब दूसरी तरफ रॉबरी सीन पर यहाँ एक एजेंट फ्रैंक आया, जिसको उसके साथी खरी खोटी सुनाने लगे, क्योंकि वो सुबह से अब सीन पर आया था। जहां वो बोला कि मैं वॉशिंगटन गया हुआ था, तो बताओ ये सब कैसे हुआ। जिसके बारे में इनके साथी निक ने बताया कि अभी हाल ही में हमने एक स्मॉल नाम के आदमी को साइबर क्राइम से रिलेटेड पकड़ा था, और जब उस आदमी को पता चला कि उसे 7 साल की सजा होगी तो उसने इन चोरों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हाँ कह दी। तो मतलब अब स्मॉल इन चोरों को पकड़वा सकता है। जिस बीच इनके साथी टोनी ने बताया कि जिस गैंग ने यहाँ चोरी करी उसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग और काफी सारे वेपन थे। साथ ही उन्होंने ब्लड प्रूफ आर्मर भी लगा रखा था, तो जरूर वो कोई नूब तो नहीं रहे होंगे। जो सुनकर फ्रैंक या इन एम्प्लॉय से बातें करने पहुंचा ताकि कुछ पता चले, लेकिन उसे इन एम्प्लॉय से कोई भी काम की जानकारी नहीं मिली। जो देखते हुए फ्रैंक ने टोनी से कहा कि तुम सारे बैंक एम्प्लॉयज की अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। अब वहीं दूसरी तरफ ये रॉबरी वाली टीम एक घर में पहुंची, जो कि इनके दोस्त बिल का था। जहां माइक बिल को ही मारने लगा,
कि जरूर तुमने ही हमें धोखा दिया है, लेकिन बिल ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं बल्कि स्मॉल ने तुम्हें धोखा दिया। जहाँ बिल ने बताया कि अब ये चोरी वाले पैसे हमें लॉन्डर करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि इन पैसों पर पुलिस का खून लगा हुआ है, इसलिए इन्हें लॉन्डर करने में हर किसी की लुप लुप होगी। जिसके लिए ही उसने एक दूसरा सजेशन दिया कि हम एक आदमी नोजी से बात करते हैं जो कि इस पैसे को लॉन्डर तो कर देगा, लेकिन 50% शेयर पे। जिस बीच ही यहाँ पर एक तनतनाती हुई महिला एवा आई जो कि उस बैंक की ही एम्प्लॉय है। तब हमें पता चला कि ये जिमी की गर्लफ्रेंड भी थी, जो जिमी से ही लड़ने आई कि मैंने कहा था तुम माइक से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें प्रॉब्लम में जरूर डाल देगा। साथ ही हमें पता चला कि इन्हें अपनी बेटी की सर्जरी के पैसे वैसे ही भरने थे, जिसके लिए ही शायद इन्होंने चोरी की थी। खैर, तो अब माइक ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो हम अपने इस घायल आदमी को दूसरी लोकेशन पर लेकर चलते हैं। जिस लोकेशन पर ईवा ने भी जाने के लिए कहा तो जिमी ने मना किया, लेकिन माइक एग्री हो गया तो ईवा भी उस लोकेशन पर जाएगी। जिस बीच दूसरी तरफ एजेंट फ्रैंक ने ये कंफर्म कर दिया कि ये चोरी फॉर्मर सोल्जर्स ने ही एग्जीक्यूट की थी। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात ये निकली कि इस छोटे से बैंक में $1.5 मिलियन थे, और ये बात उन रॉबर्ट्स को कैसे पता चली होगी? ऑफ कोर्स बैंक के ही किसी एम्प्लॉय से। इसलिए तब फ्रैंक ने डायरेक्टली स्मॉल से बातचीत करने का सोचा। जिस बीच ही जिमी और माइक अपने उस घायल दोस्त को एक डॉक्टर वाले दोस्त के पास लेकर आए, जो कि उस घायल आदमी की मदद करेगा। और तभी जिमी को बिल का फोन आया कि नोजी ने पैसे लॉन्डर करने के लिए हाँ तो कर दिए, लेकिन वो 50 नहीं बल्कि 70% शेयर लेगा। जो सुनकर पहले तो जिमी ने सोचा, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसने हाँ कह दी। जो सुनते ही बिल ने उसे एक लोकेशन बताई कि तुम सारा पैसा वहाँ लेके पहुँच जाओ और तब वहाँ हमारे पैसे लॉन्डर हो जाएंगे। जिसके लिए ही जब माइक और जिमी जब नोजी के आदमी से वो मनी एक्सचेंज करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नोजी के आदमी काफी बैकअप के साथ आए हैं। साथ ही बता दूं दोस्तों कि मनी इन्हें इसलिए लॉन्डर करानी थी ताकि ये उस पैसे को कहीं भी बिना किसी टेंशन के एज अ लीगल कैश यूज कर सके। ठीक है, तो अब जब यहाँ नोजी का भाई ब्रिल आया तो उसने इन लोगों को इनका 30% शेयर दिखाया, जो कि दिखने में सिर्फ 10% भी नहीं लग रहा था। इसलिए तब माइक काफी सरप्राइज हुआ और वो बोला कि ये उतना पैसा तो नहीं है जितने की बात हुई थी, लेकिन ब्रिल को पता था कि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन्हें इतने से पैसों में ही इस डील को क्लोज करना होगा। इसलिए वो इन लोगों से काफी ऐड में बात करने लगा, जबकि वो नहीं जानता था कि यहाँ ये सन की भाई साहब माइक खड़े हैं, जिसने आओ देखा ना ताओ और यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। जिस फायरिंग में ही ब्रिल और उसके काफी सारे साथी मारे गए, लेकिन एक साथी यहाँ से बच के भाग निकला, जो देखकर एवा उन सारे पैसों के साथ माइक और जिमी को लेकर यहाँ से भाग निकली। खैर, तो अब उस भागे हुए आदमी ने डायरेक्ट नोजी को फोन करके बताया कि ये सब कांड हो गया है। जो सुनकर नोजी ने उसे ऑर्डर दिया कि अब तुम कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि सिचुएशन अब सबके लिए बद से बदतर होने वाली है। अब वो जब होगी तब होगी। अभी हम चलते हैं एजेंट फ्रैंक पे, जिसने स्मॉल के साथ अपनी बातचीत शुरू करी कि हमें सारी सच्चाई बताओ। लेकिन स्मॉल बोला कि मुझे उन लोगों ने चोरी के लिए फोर्स किया था, साथ ही उनकी वार्निंग थी कि अगर मैंने ये किसी को भी बताया तो वो मेरी फैमिली और मुझे मार देंगे। जिस पर इन लोगों ने कोई विश्वास नहीं किया। उल्टा फ्रैंक ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें आजीवन कारावास करा दूंगा, क्योंकि इस चोरी में 6 ऑफिसर्स मारे गए हैं और उन सब की पनिशमेंट तुम्हारे सर पर ही आ जाएगी। जो सुनते ही स्मॉल ने यहाँ कॉपरेट करने का सोचा और तब उसने बताना शुरू किया कि मैं उन लोगों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो दोनों भाई थे, जिसमें छोटा भाई काफी समझदार था, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा ऐसे गुस्से वाला आदमी समझ लो।
साथ ही उनमें से छोटे भाई ने एक नेकलेस पहना था जो कि जूड मेडेलिन का था और बड़े भाई के हाथ में यूएस नेवी का टैटू शेरिडन नाम के साथ था। जो सुनते ही निक थोड़ा चौंक गया और उसने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने एक असिस्टेंट को बताई, जिस असिस्टेंट ने तेड़ाफाड़ी में कुछ फोटो उसके फोन पर सेंड करी और तब वो फोटो निक ने स्मॉल को दिखाई कि क्या यही लोग थे, जिन्हें देखते ही निक पहचान गया कि हाँ यही लोग। जिस कंफर्मेशन के साथ ही निक ने बताया कि ये दोनों भाई पहले भी किसी केस में अरेस्ट हुए थे। जो सुनकर फ्रैंक ने ऑर्डर दिया कि जल्दी इन दोनों की फोटो टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर दो। अब वहीं दूसरी तरफ जिमी और माइक जब बिल के घर पर पहुंचे तो बिल काफी गुस्से में था कि तुमने नोजी के भाई को क्यों मारा, अब हम सबके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। जिस बात से जिमी भी एग्री हुआ कि अगर उसके भाई माइक ने गोली नहीं चलाई होती तो शायद ये बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये मैटर सॉर्ट आउट करके आ जाते। इसलिए तब उसने माइक से कहा कि सुनो, अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस झमेले में जिंदा बच गए ना तो तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। और माइक ने भी थोड़े बहुत अपशब्द कहे और इनके बीच आपस में फाइट होती कि तभी इस फाइट का लेवल बढ़ने से पहले यहाँ नोजी के आदमी पहुंच गए, जिन्होंने आते ही सबसे पहले बिल का बिल फाड़ दिया और फिर ये लोग इन्हें यहाँ से अपने दूसरे अड्डे पर ले गए। जिस बीच ही ऑफिसर टोनी ने कुछ ढूंढा और उसने फ्रैंक को इन्फॉर्मेशन दी कि जब उन्होंने बैंक एम्प्लॉय के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें इनमें से एक एवा नाम की एम्प्लॉय दिखी जिसका पहले भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। साथ ही चोरी के टाइम उसके अकाउंट में $75,000 आए और उन पैसों से उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया। जो सुनते ही फ्रैंक थोड़ा कुछ सोच ही रहा था कि इस बीच यहाँ एक नया ऑफिसर अपने मिशन से आया, जिसने निक से पूछा कि क्या हुआ। तब निक ने बता दिया कि रिसेंटली नोसी का भाई भी मारा गया है। जो सुनकर फ्रैंक बोला कि ऐसा है तो हमें नोजी से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उन दोनों भाई को जानता हो। लेकिन निक ने बता दिया कि नोजी यहाँ की सबसे बड़ी गैंग का लीडर है, तो हमें उससे थोड़ा सावधानी से मिलना होगा। खैर, तो अब दूसरी तरफ जिमी, माइक और एवा और वो घायल वाला आदमी भी, इन सबको ये लोग बंदी बना के ले आए, जिनकी खूब तोड़ाफाड़ी करी गई थी। मतलब चेहरे देखो ना इन सबके, क्या मेकअप हुआ है। खैर, तो तभी यहाँ पर नोजी और उसके आदमी आए, जिनके सामने माइक ने एडमिट किया कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई ब्रिल को मारा था, लेकिन मेरे भाई जिमी और एवा का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम बैग वाला सारा पैसा लो और जिमी और एवा को यहाँ से जाने दो। लेकिन नोजी ने उसकी कोई बात नहीं मानी, जहाँ वो बोला कि नहीं बच्चा, पैसा तो मेरा ही है अब, और तुम भी मेरे ही हो, तो मैं किसी को क्यों जाने दूं। जो सुनकर माइक नोजी को जानबूझकर इंटेंशनली प्रोवोक करने लगा ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन नोजी शांत दिमाग का बंदा था, इसलिए बोला कि ये रात वैसे ही चलेगी जैसे मैंने प्लान की है, जहाँ तुम लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो कहकर उसने यहाँ एक बड़ा कंटेनर दिखाया जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, जिस एसिड से कोई भी आदमी कुछ ही मिनट में लिक्विड बन सकता है। पर हम कैसे मान ले भाई, लो दिखा दे उन्होंने। जब नोजी के असिस्टेंट ने धीरे धीरे वो एसिड उस घायल हुए साथी पर डाला तो उस बेचारे की यहाँ बड़ी गरम गरम आलू पूड़ी बट गई। खैर, तब ये देखकर माइक नोजी को धमकी देने लगा कि तुम जरूर पछतावा करोगे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा। जो सुनकर नोजी सीधा जिमी के पास पहुंचा, जहां वो ये सेम चीज एवा और माइक के सामने जिमी के साथ करता कि तभी जिमी ने अपनी टांग से नोजी को दूर फेंका, जिसकी वजह से वो एसिड यहाँ लोगों पर गिर पड़ा। तो तब इन्होंने अपने हाथ छुड़ा लिए, जिसके बाद ही इन लोगों की आपस में फाइट शुरू हुई और तब जिमी और माइक नोजी के सारे असिस्टेंट और उसके जो भी थे चेले चपाटे उनसे लड़ने लगे। जिस बीच एक सीन ये हुआ दोस्तों कि जिमी जब नोजी के असिस्टेंट से लड़ रहा था तो उसने नोजी के असिस्टेंट को इस कंटेनर में डाल दिया, लेकिन हाँ,
इस कंटेनर में फेंकते टाइम उसका खुद का नेकलेस यहीं गिर गया, जिसको थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ माइक, जो सभी लोगों को प्रसाद देकर यहाँ नोजी के पास पहुंचा, और तब नोजी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन भाई ये कहाँ कुछ देने वाले हैं। इन्होंने नोजी को निपटाया और ये पैसे वगैरह का बस्ता लेकर यहाँ से भागने लगे, जहाँ माइक अपने भाई से बोला कि तुम एवा के साथ जाओ और अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, जैसा कि तुम चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और उसकी टीम नोजी के अड्डे पर आने लगी, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि यहीं आसपास कुछ शूट आउट हुआ है, इसलिए ये लोग उस शूट आउट की लोकेशन पर पहुंचने लगे, जहां जिमी और एवा जब यहाँ गलियों से भाग ही रहे थे, तो तभी उनके सामने दो पुलिस ऑफिसर आ गए, जिन्हें देखते ही जिमी ने अपनी गन निकाल ली। लेकिन एवा ने उससे कहा कि गन नीचे रख दो, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए तब जिमी ने वो गन नीचे रख दी और इन पुलिस ऑफिसर ने हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन दी कि हमने दो लोगों को पकड़ा है, जो कि शायद रॉबरी वाले केस में मिले हुए थे। तब ये सुनते ही फ्रैंक यहाँ पर जल्दी से पहुँचने लगा, लेकिन जैसे ही ये पुलिस वाले इन दोनों को अरेस्ट करते, तो तभी पीछे से माइक ने आकर इन दोनों ऑफिसर्स को शूट कर दिया, जिसके बाद वो बोला कि जाओ तुम जल्दी से भागो। और तब ये दोनों जब यहाँ से भाग ही रहे थे, तो माइक यहाँ पुलिस की आती हुई गाड़ी पर फायरिंग करने लगा, ताकि जिमी और एवा आसानी से भाग पाएं। असली भाई तो यार माइक ही है, लाइक करो बंदे के लिए। खैर, तब ये बात जिमी भी देख रहा था, लेकिन वो एवा के कहने के हिसाब से आगे बढ़ने लगा। तो तब जब वो अपनी बेटी और एवा के लिए यहाँ से भाग निकला, तो माइक ने अपनी बैटल कंटिन्यू रखी, जहाँ वो पुलिस के साथ ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। और ये पकड़म पकड़ाई भाई उसने खूब देर तक खेली, मतलब खूब ही देर तक यार। कभी घर में भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, फुल नेक्स्ट लेवल। लेकिन कब तक भागेगा भाई अकेला बंदा और इतने सारे ऑफिसर। इसलिए जब वो भागने के एकदम एंड पॉइंट पर आ गया, तो तभी पीछे से फ्रैंक ने आकर माइक को शूट कर दिया। जिसके बाद जब फ्रैंक ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, तो माइक ने झूठ बोला कि वो मर चुका है। लेकिन मरा कहाँ भाई, वो तो एवा के साथ यहाँ बस में था, जहाँ जिमी ने एवा से कहा कि तुम हमारी बेटी का ध्यान रखना और उसे कहना कि उसके फादर उससे प्यार करते हैं। और तब एवा इनकी बेटी के पास निकल गई। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और उसकी टीम जब नोजी के अड्डे पर पहुंचे, तो इन बॉडीज के एग्जामिनेशन के टाइम इनके हाथ वो सेंट जूड वाला नेकलेस आ गया, जो कि असल में जिमी का ही था। तब फ्रैंक बोला कि अगर जिमी मर चुका है तो ये लॉकेट एसिड में पिघला क्यों नहीं, जिसके बारे में स्पेशलिस्ट ने बताया कि शायद ये सिल्वर का बना है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, तो हो सकता है कि भाई इसलिए नहीं पिघला। लेकिन हाँ, जिमी तो मर चुका होगा। जो सुनकर फ्रैंक 2 दिन बाद सीधा एवा के घर पर पहुंचा, जहां वो उससे उसके फेस पर आए निशानों के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो बोली कि जब मैं बाथरूम से बाहर आ रही थी तो मैं अचानक से गिर गई। जिस पर फ्रैंक बोला कि मुझे पता है, तुम्हारी बेटी की भी एक सर्जरी भी हुई थी, जिसमें काफी सारे पैसे लगे। और तब एवा ने कह दिया कि हाँ, मैं काफी लकी थी कि इतनी सारी क्राउड फंडिंग हुई और मेरी बेटी का इलाज हो गया। और तब ये सुनकर फ्रैंक समझ तो सब कुछ गया भाई वो, पर फिर भी वो बाहर आ गया, जहाँ टोनी ने उससे पूछा कि जब तुम्हें एवा के बारे में सब कुछ पता है तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। जिस पर फ्रैंक बोला कि इनकी पूरी गैंग मर चुकी है और वो मनी भी ज्यादातर रिकवर हो गई, इसलिए मैं क्यों इस बेचारी को जेल में डालकर इसकी बेटी को अनाथ आश्रम में भेजूं। जो कहकर वो यहाँ से निकल गया। और तब कुछ साल बाद जिमी और एवा यहाँ बोलिविया के एक आइलैंड पर मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिसमें कि इनकी छोटी सी बेटी भी अब काफी बड़ी हो गई। लेकिन हमारी ये फैमिली बड़ी नहीं हो रही दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके द एक्सप्लेनर्स कल्ट फैमिली का पार्ट बनिए। साथ ही मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।